विरुद्ध केस किया गया है वो क्या होता है, डिफेंस यानी बचाव पक्ष। अब जैसे ही यह माना जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्ययन संख्या के अंतर्गत धारा 101 में जो सबूत के भार को स्पष्टीकृत किया गया है कि अब उसको साबित कैसे करना है और साबित करने का भार किस पर है। तो साबित में जिसने केस लाया, आमतौर पर जो केस लाया है उसी को साबित करना है। तो जो केस लाया है कोर्ट में उसको क्या करते हैं, प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन को अपने केस को साबित करने के लिए बियॉन्ड ऑल द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट सिद्ध करना पड़ता है। सभी युक्त संदेहों की छाया से परे साबित करना पड़ता है, तभी वह बात सिद्ध हो पाती है। और जैसे कोई केस होता है, FIR होता है, और जैसे कोर्ट में केस होता है, कंप्लेंट केस होता है, तो FIR जब होता है तो पुलिस जो है ना घटनास्थल पर जाने लगती है, दौड़ने लगती है और साक्ष्य इकट्ठा करने लगती है। अब आपके दिमाग में जो है ना आएगा कि साक्ष्य क्या है। तो साक्ष्य कोई भी ऐसा तथ्य जिसमें प्रोबेटिव फोर्स हो वही साक्ष्य है। प्रोबेटिव फोर्स का अर्थ क्या होता है? प्रोबेटिव फोर्स का अर्थ होता है प्रमाणकारी बल। यानी साक्ष्य जब हम प्रस्तुत करते हैं तो साक्ष्य के बारे में कहा गया है कि कोई विवादक किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व को साबित और न साबित करने के प्रयोजन से जो साक्ष्य दिया जाता है वही साक्ष्य है। और साक्ष्य के दो प्रकार होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के आमतौर पर जनरली कई प्रकार हैं, लेकिन आमतौर पर दो प्रकार माना गया है। एक होता है मौखिक साक्ष्य, जैसा हम बोल रहे हैं अभी, ये मौखिक साक्ष्य है। मौखिक साक्ष्य और लेकिन मौखिक साक्ष्य कब होगा? जब वह शपथ पत्र पर दिया जाता है, ऑन ओथ। जब भी आप न्यायालय में जाएंगे तो वहां पर आपको शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, वहां पर मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य को क्या है, उसको जिरह किया जाता है। उसका क्या नाम है? जिरह। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रॉस एग्जामिनेशन। इसको हिंदी में और भी जिरह, ये उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी भाषा में प्रतिपरीक्षण, यानी क्रॉस किया जाता है। क्रॉस करके, क्रॉस में जो है ना वकील साहब जो बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता है वो उस मुख्य परीक्षण में जो कही गई बातें हैं उसको वो जिरह करते हैं, क्रॉस करते हैं, उसको तोड़ते हैं। यानी वो ये पूछेंगे मुख्य परीक्षण, अच्छा घटना स्थल पर हम गए, जिससे वहां पर मेरे गांव में ये फलना व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति है, वह मेरे साथ आया, मुझे जबरदस्ती उठा के पटक दिया, मुझे 2 थप्पड़ मारा, मेरे पॉकेट से, मेरे जेब से 500 रुपया ले लिया। ये उनका कहना है प्रोसिक्यूशन का। अब वो जो पूछेंगे, अच्छा ये बताइए जिस जगह घटना स्थल घटी, जहां घटना घटी थी, वहां पर बताइए कि वहां उसके आसपास कहीं स्कूल है? तो जो जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है वो कहेगा कि नहीं, हम स्कूल नहीं जानते हैं कि वहां स्कूल है। अब यदि वहां के, अच्छा ये बताइए कि क्या वहां एक पेड़ है? प्रतिपरीक्षण में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर यस या नो में आता है। क्या वहां पेड़ है? या वहां एक खजूर का पेड़ है? यदि उसको मालूम नहीं है तो कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं। यदि उसको जानकारी है तो कहेगा हाँ एक खजूर का पेड़ है, साथ ही साथ एक आम का भी पेड़ है। हाँ, वहाँ आम के पेड़ के बारे में तो आपसे हम जितना पूछ रहे हैं बस उतना ही प्रश्न का उत्तर दीजिए, वकील साहब कहेंगे। पूछा एक पेड़ है? तो हाँ पेड़ तो है। किस चीज का पेड़ है? तो खजूर का पेड़ है। उसका बात मिल गया, यानी वहां पर कंट्राडिक्ट नहीं कर पाया। और यदि वहां खजूर का पेड़ नहीं है, उसके बाद वो कह रहा है हाँ खजूर का पेड़ है, इसका मतलब गवाह जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है, यानी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हुआ, वो कहीं से परचेज किया हुआ गवाह। तो वकील साहब लोग कंट्राडिक्शन पैदा करते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 जो है उसमें क्या कहा गया? कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस के बारे में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में क्या कहा गया है? कोरोबोरेटरी एविडेंस के बारे में, यानी वो संपोषक साक्ष्य है। जब भी व्यक्ति जो जिसके साथ घटना घटी रहती है वो FIR करता है या उसकी तरफ से पुलिस पर्सनल जो है SHO या IO पेश करता है, वह आता है और FIR में जो कही गई बातें हैं उसको ट्रायल के दौरान जब साक्ष्य वो दे रहा है, जिरह हो रहा है, वही बातें वह रिपीट करता है। इसका मतलब वह एविडेंस जो है कोरोबोरेट हो गया, कोरोबोरेशन जिसको कहते हैं, यानी संपुष्टिकरण हो गया उस एविडेंस का। इसको संपोषक साक्ष्य कहते हैं कि बातों से बातों को मिला दिया गया, वह क्या हो गया? संपोषक साक्ष्य। और उसके आधार पर और भी बहुत सारे
जो फैक्टर होते हैं, डॉक्टर ने क्या किया, सारे तथ्यों को देख करके न्यायालय जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि चूंकि एविडेंस जो है इनके विरुद्ध आया है और तो उसको जो है ना दोषी करार दिया जाता है। और जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यानी खंडनकारी हुआ, यानी जो एफआईआर में कही गई बातें हैं वो ट्रायल के दौरान कही गई बातों से मिलती जुलती नहीं है, वहां पर संदेह का लाभ किसको दिया जाता है, एक्यूज को दिया जाता है, अभियुक्त को दिया जाता है। उसका वर्णन कहाँ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में, उसको खंडनकारी साक्ष्य कहते हैं। वहां पर क्या है कि बियॉन्ड ऑल द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट्स सिद्ध करना पड़ता है, किसको, प्रोसिक्यूशन को। आमतौर पर सबूत का भार किस पर होता है, वादी पर हुआ करता है, सिविल मामले में वादी पर, और वादी उसमें सिविल मामले में वादी को क्या करना पड़ेगा, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बाहुल्य सिद्ध करना पड़ता है। और दार्शनिक मामले में अभियोजक को सभी युक्ति युक्त संदेहों की छाया से परे साबित करना पड़ता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भारतीय दंड विधान की धारा 376 बलात्संग से संबंधित अपराध और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा सपटित धारा 114A भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और भारतीय दंड विधान की धारा 304 भी दहेज मृत्यु से संबंधित मामले, और सपटित धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 भी, और आतंकवाद से संबंधित जो मामले हैं धारा 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और जो भी व्यक्ति यह कहता है उसका मामला तो अपवादों में आता है। अपवाद क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी, धारा 76 से लेकर के 106 तक भारतीय दंड विधान की धारा जो है साधारण अपवाद में आता है। तो जो भी यह अभियुक्त यह कहता है कि उसका मामला तो भारतीय दंड विधान की धारा 76 से लेकर के 106 तक के साधारण अपवादों में आता है, वहां पर सबूत का भार बदल जाता है और वह एक्यूज पर शिफ्ट हो जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि सकारात्मक को सिद्ध करना आसान होता है, लेकिन नकारात्मक को सिद्ध करना मुश्किल है। जैसे मैंने ये अपराध नहीं किया, इसको उसने अपराध किया है, संगम जी ने अपराध किया है, तो मैं जो ये कह रहा हूं तो इसको सिद्ध करना ये सकारात्मक चीज है। और संगम जी ने अपराध नहीं किया है, संगम जी को खुद कहना होगा, एक एक्यूज है वो, कहेंगे हम अपराध नहीं किए, तो इसको सिद्ध करना कठिन है। तो इसलिए आमतौर पर सकारात्मक को सिद्ध करना आसान है, इसलिए प्रोसिक्यूशन पर यह भार जाता है। लेकिन यह आपराधिक परिस्थिति है जहां पर साबित करने का भार हो जाता है। अब साबित करने का भार और साबित हुआ, और सबूत का भार और साबित करने का भार, दोनों में क्या अंतर है। तो ये सबूत का भार जो है आमतौर पर जनरली क्या होता है, यह प्रोसिक्यूशन या डिफेंस उस पर जो है स्थिर रहता है, लेकिन साबित करने का भार यानी ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो होता है, सबूत का भार क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, वह स्थिर रहता है। चाहे आपवादिक ही मामला हो, तो आपवादिक मामले में भी एक्यूज पर जाता है, और जनरली क्या होता है, प्रोसिक्यूशन पर जाता है। तो प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना है तो वह उस पर सबूत का भार किस पर है, प्रोसिक्यूशन पर स्थिर है। और साबित करने का भार जो है वह क्या है, कभी वह वादी पर कभी प्रतिवादी पर। सिविल मामले में क्या होता है, वादी और प्रतिवादी होते हैं। दार्शनिक मामले में क्या होता है, अभियोजक और डिफेंस होते हैं, बचाव पक्ष होते हैं। तो वहां पर वादी और प्रतिवादी में क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स है सिविल मामले में, जो आमतौर पर जो मामले होते हैं ऐसे तो उसमें ओरल भी होता है, गवाही होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर बेस्ड होता है। तो डॉक्यूमेंट जो है, जैसे ही हमने कहा ये मकान ये स्कूल मेरी है, तो न्यायालय मुझे कहेगी कि अच्छा ठीक है, यदि ये स्कूल आपकी है तो आप जो है इसके लिए हमको कोई सबूत दीजिए। तो हम एक सबूत लाते हैं, हम सबूत उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब दूसरा पक्ष जो है भी नाम कहता है कि ये जो सबूत लाए हैं वो तो फर्जी है, ये जो मेरा है वो असली है। तो ये जब मैंने लाया था न्यायालय के समक्ष एविडेंस डॉक्यूमेंट, वो अब जो है ना उनको साबित करना था, किसको, बी को, कि वह सही में ये जो मैं तो कर रहा हूं तो मैं तो प्रोबेबिलिटी मैं सिद्ध कर दिया, संभावना बाहुल्य मेरे पक्ष में अभी है। अब जैसे उनको सिद्ध करना है आप क्या, यह मेरी है, तो मेरी है तो उससे बेहतर वो डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाते हैं न्यायालय के समक्ष में, और यह तब तक चलता रहता है, ऐसे ही वो झूलता रहता है, कभी वादी पर कभी प्रतिवादी पर। फिर वो कहेंगे, मैं कहूंगा कि इससे और बेहतर मेरे पास डॉक्यूमेंट है,
तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि न्यायालय के समक्ष सफिशिएंट एविडेंस नहीं आ जाता। जब सफिशिएंट एविडेंस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है, न्यायालय, अब जैसे तराजू का पल्ला देखें, न्याय की मूर्ति की तस्वीर देखिए, उसके आंख में जो है पट्टी बंदी